ऐसे नहीं तो वैसे कोहराम मचाएंगे, पूरी दुनिया को जन्नत नहीं दोज़ख बनाएंगे। किसने लगता है ऐसी कसम खा ली है कि वो ये लाइनें लगातार दोहरा रहा है। ट्रंप को उनके इस कार्यकाल के बाद जाहिर है उनकी लेगेसी के लिए याद किया जाएगा, लेकिन ये लेगेसी कैसी होगी? ये लेगेसी ऐसी होगी क्या कि दुनिया कहेगी दुनिया का भस्मासुर ट्रंप। ये हम क्यों कह रहे हैं दुनिया का भस्मासुर ट्रंप? क्यों इस तरीके से ट्रंप को याद किया जाएगा दुनिया में आने वाले दौर में? इसके बारे में जरा पहले ये खबरें देख लीजिए, फिर पर्सपेक्टिव देता हूं आपको। ऑपरेशन वेनेजुएला पर बड़ा अपडेट। 200 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का अनुमान। वेनेजुएला और क्यूबा के 200 सैनिकों की जान गई। अमेरिकी कार्रवाई में 200 सैनिक मारे गए। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सांसदों को इस बारे में जानकारी दी कि 200 सैनिक मारे गए हैं इस ऑपरेशन में, जो कि अमेरिका ने वेनेजुएला में जिसे अंजाम दिया। इसमें 200 सैनिक मारे गए हैं। अब इसी खबर से जुड़ा अगला पहलू भी देख लिए। भस्मासुर भी आखिर बचा नहीं था, यह भी दुनिया जानती है। और यहां क्या होने वाला है जरा इस खबर से अंदाजा लगाइए। वेनेजुएला पर ट्रंप की जोर जबरदस्ती। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप का ऐलान, वेनेजुएला सिर्फ अमेरिकी सामान खरीदेगा। ट्रंप ने कहा वेनेजुएला किसी और से सामान नहीं लेगा। ट्रंप ने कहा नया ऑयल कॉन्ट्रैक्ट लागू हो गया। कृषि, दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट सब अमेरिका से लेना होगा अब वेनेजुएला को। तो वेनेजुएला को एक तरीके से अपना उपनिवेश बना चुका है अमेरिका। कह रहा है कि ऑयल हमको देना होगा और सब कुछ खरीदना होगा हमसे। अब इसी से जुड़ा एक और पहलू आपके सामने रख रहा हूं। जब पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं जहां ट्रंप की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दादागिरी देखने को नहीं मिल रही है। ईरान में और हिंसक हुआ विरोध प्रदर्शन। अगली खबर देखिए। चार महाल और बख्तियारी में गोलीबारी हुई, ये रही खबर। उपद्रवियों ने पुलिस पर की ओपन फायरिंग। शॉटगन के साथ शूट करते दिखे प्रदर्शनकारी। जरा यहां पर देखिए। और खबर यह भी आई है कि चलती हुई गाड़ी से प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर गोलीबारी की है। वेनेजुएला का हाल मैंने आपको दिखाया। अब आपको मैं दुनिया की परिक्रमा कराते हुए ईरान ले आया हूं। ईरान से यह खबर आपने देखी और ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में यह हिंसक विरोध प्रदर्शन अब फैल चुका है। बोरुजेन शहर में प्रदर्शन के दौरान फायरिंग से हड़कंप मच गया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में आमने सामने की झड़प हुई। ईरानी पुलिस ने विद्रोहियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। एक के बाद दूसरे शहर में ये प्रदर्शन फैलता जा रहा है। एक के बाद दूसरे शहर को ये आग अपने कब्जे में लेती जा रही है। पहले हमने आपको बताया वेनेजुएला में क्या हुआ है, अमेरिकी मदाखलत किस कदर हुई है। अब हम आपको बता रहे हैं ईरान में क्या हो रहा है और उसके पीछे कितना जिम्मेदार है ट्रंप और अमेरिका इस वक्त का, वो आप फैसला कीजिए। आगे की खबर देखिए। वेनेजुएला के ऑयल पर ट्रंप के फैसले से चीन भड़का। चीन ने अमेरिका पर लगाया तेल चोरी का आरोप। अमेरिका ने वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल तेल अपने लिए मोड़ लिया। चाइना ने कहा चीन ने तेल के लिए पहले ही भुगतान करने का किया दावा। ट्रंप ने कहा अमेरिकी ऊर्जा सुरक्षा पहली प्राथमिकता। चाइना कह रहा है कि जिस तेल के लिए हम पहले ही एडवांस में पेमेंट कर चुके हैं वो तेल कैसे अमेरिका ले सकता है। और अमेरिका कह रहा है सुरक्षा, ऊर्जा जरूरतें हमारी प्राथमिकता। अब जरा यह खबर देखिए। वेस्टर्न हेमिस्फेयर मतलब पश्चिमी गोलार्ध, इसमें किसी का दखल बर्दाश्त नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की रूस और चीन को वार्निंग। असल में तो यह मुनरो डॉक्ट्रिन वाली ही बात है, लेकिन मार्को रूबियो के मुंह से इसको फिर से सुन लीजिए। रशिया और चाइना को यह कहा जा रहा है कि ये जो पश्चिमी गोलार्ध है, मतलब अगर धरती को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में आप बांटे तो जो पश्चिम की तरफ का हेमिस्फेयर है उसमें किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं होगी। ये जब कहा जा रहा है तो इसमें ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है कि इस इलाके में दादागिरी करने का कॉपीराइट तो सिर्फ अमेरिका के पास है। अमेरिका ने अपने क्षेत्र को विरोधियों का अड्डा बनने से रोका। बाहरी ताकतों से अपने क्षेत्र को अस्थिर करने नहीं देंगे। मार्को रूबियो का रूस, चीन और ईरान को संदेश। हालांकि बहुत सारे लोग जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि मार्को रूबियो
लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों के खिलाफ अपनी एनिमोसिटी को लेकर ही एक तरीके से वहां की अमेरिका की राजनीति में उनका वर्चस्व हुआ और आज उसी तरीके के सेंटीमेंट को वो आगे लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि ट्रंप ने केवल मुहर लगाई, ये मार्को रूबियो का प्लान था जो वेनेजुएला में दिखाई दिया। अब जरा इन तमाम जगहों पर चल रही इस हलचल पर निगाह डालिए और फिर अगर आप देखें कि इसमें कॉमन लिंक क्या है तो दिखाई देता है ट्रंप। तो क्या वाकई दुनिया ट्रंप की लेगेसी को ऐसे ही याद करने वाली है कि एक ट्रंप जो दुनिया के लिए भस्मासुर बन गए? गौरव आर्य, डिफेंस एनालिस्ट, आज की चर्चा में हमारे साथ हैं। मेजर गौरव आर्य, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर शुभदा चौधरी भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ रही हैं, मिडिल ईस्ट मामलों की विशेषज्ञ हैं वो। विनय शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जो कि मॉस्को से अपने नजरिए के साथ हमारे साथ है। पूर्णिमा नाथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अमेरिका से आज एक बार फिर हमको यहां ज्वाइन कर रही हैं। राजेश पुरोहित भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चाइना का नजरिया जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला को लेकर चाइना भड़का हुआ है, लेकिन यह भड़क किस हद तक है? रशिया के टैंकर भी अमेरिका ने, आपने देखा, उस पर कार्रवाई की है, वो भी भड़का हुआ है, लेकिन यह भड़क किस हद तक है? क्या यह भड़क इतनी ज्यादा हो सकती है कि यह दुनिया को एक तरीके की युद्ध अग्नि में झोंक दे? दुनिया का यह भस्मासुर ट्रंप, हम ये क्यों कह रहे हैं? ट्रेड वॉर और टैरिफ से पूरी दुनिया को ट्रंप ने इस समय परेशान किया हुआ है। यह एक बहुत ऐसा हथियार बन गया है जो वेपन के तौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी मार बहुत ज्यादा है आज के कनेक्टेड वर्ल्ड में। और तब जबकि ट्रेड आज दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर्स में से एक है। वेनेजुएला में जो जोर जबरदस्ती हुई वो आपने देखा, खाता ना बही, ट्रंप ने जो कह दिया वही सही हो गया। शांति के नाम पर पूरी दुनिया में नाम लिया जाता है डेमोक्रेसी की बहाली का, नाम लिया जाता है वहां के लोगों के एस्पिरेशन के हिसाब से वहां की सरकार बनाने का, नाम लिया जाता है पूरी दुनिया में किसी तरह का सिक्योरिटी थ्रेट ना हो इसलिए कार्रवाई का। लेकिन होता क्या है? शांति के नाम पर पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाते हैं। अमेरिकन हमेशा से ये करते आए हैं, लेकिन ट्रंप की सदारत में ये और ज्यादा बढ़ गया है। दुनिया को अमेरिका पर पहले जैसा भरोसा जाहिर है इस सब की वजह से अब बिल्कुल नहीं रहा। WTO, WHO, नेटो का, बल्कि आप कह लीजिए यूनाइटेड नेशंस भी इसमें गिन लीजिए, इन सब का भरोसा वहां जहां अमेरिका मुख्य भूमिका में रहा है, उन सब ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस को एक तरीके से अब रिडंडेंट या डिफंक्ट माना जा रहा है। ऐसे में किस तरह की दुनिया बन रही है? और इस दुनिया में क्या वाकई केवल एक व्यक्ति की मनमानी की वजह से पूरी दुनिया की उथल पुथल है, या असल में इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं? कई सारे ऐसे अनाम और न दिखाई देने वाले चेहरे भी हैं जिनको ट्रंप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ ट्रंप को इसके लिए जिम्मेदार माना नहीं जाना चाहिए। कैसे देखा जाए इसको? मेजर गौरव आर्य, आपके साथ शुरुआत। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश। दो तीन चीजें हैं जो मैं यहाँ पे रखूंगा आपके सामने। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी खबर आई है, मैं देख रहा था जब मैं वेट कर रहा था आपका, कि इनडेफिनेटली रशियन ऑयल, इनडेफिनेटली अमेरिकन जो हैं वो वेनेजुएलन ऑयल को कंट्रोल करेंगे, ऐसा ट्रंप का कहना है। पहली चीज तो वो कब वहां से निकलेंगे? आपने बोला कि दाएं बाएं कर दिए कई मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, उसने बोला है कि इनडेफिनेटली हम कंट्रोल करेंगे, तो ये बात है। दूसरी चीज आपने बिल्कुल ठीक बोला कि इसमें जो पूरा मामला है, रशिया से तेल लेता है, चाइना वेनेजुएला से लेता है, ईरान से लेता है, और तीनों की ओर बहुत जबरदस्त अमेरिकन प्रेशर है। यानी कि अगर आप चाइना को वैसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप ऐसे कंट्रोल करिए। यानी कि अगर चाइना आपकी बात नहीं मान रहा है, ये चाइना लाइन पे नहीं आ रहा है, चाइना वो काम नहीं कर रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है, तो चाइना की लाइंस ऑफ एनर्जी कट कर दी। यानी कि अभी आज की खबर है, यानी कि कल की खबर जो हम आज देख रहे हैं, क्योंकि टाइम डिफरेंस है अमेरिका और हमारे बीच में, डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली साइन करा है, ही हैज ग्रीनलिट अ बिल बाय व्हिच ही कुड इंक्रीज टैरिफ्स ऑन कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया टू 500%। वो कह रहा है 50% से मैं खुश नहीं हूं, हो सकता है मैं 500% तक कर दूं। ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज है, क्यूबा को जो उसने धमकी दी है, मार्को रूबियो एक्चुअली क्यूबा का रहने वाला है, उसके पेरेंट्स क्यूबा से आए थे, वो इमिग्रेंट्स का बेटा है, ही इज फ्रॉम क्यूबा, और किसी कारणवश वो भी क्यूबा के पीछे पड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें होने वाली हैं, जो ईरान है, क्यूबा है, मैक्सिको को धमकी देना, ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना, ये सारी की सारी चीजें हैं ऑन द कार्ड्स। और एक और बात बता दूं दिनेश भाई आपको, ये सारा का सारा जितना भी खेल होना है, ये इस साल के एंड तक होना है, 2026 में होना है, क्योंकि अमेरिका में शायद अक्टूबर या नवंबर में मिड टर्म पोल्स हैं। और ट्रंप का बयान है कि अगर मैं मिड टर्म हार जाता हूं तो डेमोक्रेटिक पार्टी वाले मुझे इंपीच कर देंगे, मुझे निकाल देंगे व्हाइट हाउस से, इसीलिए यह सब करना है कि मैं वोट जीतूं। ये बहुत बड़ी बात मेजर गौरव आर्य ने जो कहा वो और तफसील से आगे आपको बताऊंगा कि ये क्या है, मिड टर्म वाला मामला क्या है,
कैसे डेमोक्रेट्स का एक बार फिर से मजबूत होना ये इंपीचमेंट की तरफ ले जाएगा मामले को, और कैसे महाभियोग के बाद ट्रंप के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। इसलिए जितनी उथल पुथल करनी है उससे पहले कर लो, लेकिन इसमें क्या ट्रंप इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि इसके भीतर भीतर वो करेंगे तो दुनिया में फिर भी युद्ध नहीं होंगे, शांति बनी रहेगी, या इसके बियॉन्ड करेंगे तो हालात हाथ से बाहर निकल जाएंगे? क्या इस बात का कहीं कोई ध्यान है? जरा ये खबर देखिए शुभदा चौधरी, उसके फौरन बाद मैं आपके पास आने वाला हूं। समंदर में अमेरिका रूस के बीच भीषण घमासान, रूसी शैडो फ्लीट के एक और टैंकर पर अमेरिका ने किया कब्जा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एमटी सोफिया टैंकर पर नियंत्रण। रूस के टैंकर को अमेरिका ले जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, असल में कोस्ट गार्ड ले जा रहे हैं इसको। ऑपरेशन सदर्न स्फीयर के तहत अमेरिका की यह कार्रवाई, एक के बाद दूसरा ऑयल टैंकर जिस पर अमेरिका काबिज हो रहा है और उसको अपने कब्जे में ले रहा है। क्या शुभदा आपको यह लग रहा है कि ये रशिया इसको हैंड्स डाउन लेता चला जाएगा? देखिए दिनेश जी, रशिया इसको हैंड्स डाउन लेगा नहीं, और बेला 1 जिसने कैप्चर किया है यूएस ने 3 ऑयल टैंकर्स को अभी तक कैप्चर किया है, जिसमें से बेला 1 में सबमरीन न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे, ऑयल नहीं। दूसरा, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर मोदी सरकार इंडिया का नाम बदल के एप्स्टीन रख देना तो हमारे लिए काफी बेहतर होगा, तब ट्रंप हमें बिल्कुल इग्नोर करेंगे। दूसरी चीज है कि आप ये जस्ट हिपोक्रेसी देखिए, एक तरफ 60 से ज्यादा इंटरनेशनल अलायंसेस से यूएस बाहर निकल रहा है और दूसरी तरफ गाजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भी बना रहा है। तो ये हिपोक्रेसी आप देखिए, लेकिन सिर्फ ट्रंप को जिम्मेदार नहीं मान सकते। ट्रंप के पीछे बहुत बड़ा रोल है लिंडसे ग्राहम का, जिनके खिलाफ रशियन अरेस्ट वारंट्स हैं, रशिया में जाना उनका बैन है। उनके 4 रीजन है इस तरीके से। 500% वाली बात वो पिछले 6 महीने से कर रहे थे। ये जो एक्ट है ये भी लिंडसे ग्राहम द्वारा किया गया है। वो कोई वॉर वेटरन नहीं है, वो लीगल एडवाइजर थे एयरफोर्स में, सब जगह लीगल एडवाइजर थे। वो वॉर वेटरन नहीं है जो वो अलग से उपाधि मांगते हैं। उनको पहला है डिफेंस इंडस्ट्री से बहुत पैसा मिलता है। डिफेंस इंडस्ट्री में आती है बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप गवर्नमेंट और जनरल इलेक्ट्रिक। दूसरा है उनके पॉलिटिकल कैलकुलेशन। 2015 में वो खुद प्रेसिडेंशियल नॉमिनी थे, हट गए। उन्होंने ट्रंप को काफी जैकएस, कुक, पता नहीं क्या क्या बोला था, और उसके बाद 2017 के मार्च में ट्रंप के साथ गोल्फ खेलना इनका शुरू हो गया। ये जो है लिंडसे ग्राहम, इनके पॉलिटिकल कैलकुलेशंस बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा 2016 में हिलरी क्लिंटन के ईमेल्स लीक होते हैं। रशिया ने तो लिंडसे ग्राहम का भी किया था हाईजैक, पूरा ईमेल पूरा हैक किया गया था। उनका लीक नहीं हुआ, वो न्यूज में नहीं आया। तीसरा है इनका अपना पर्सनल एम्बिशन है। इनको खुद व्हाइट हाउस के लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट 2 वीक में एक बार व्हाइट हाउस आए, क्योंकि हमेशा व्हाइट हाउस में रहते हैं। तो और तीसरा, इनका इन्फ्लुएंस ट्रंप पे बहुत ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट है यूक्रेनियन बॉन्ड बिजनेसमैन लेन ब्लावेटनिक ने इनको लार्जेस्ट सिंगल फाइनेंशियल डोनेशन। शुभदा जी, आप ये कह रही हैं 2015 से ये सारे लोग मिलकर ट्रंप की स्कीम ऑफ थिंग्स को लागू करते हैं, या मार्को रूबियो हो या लिंडसे ग्राहम हो, इनके अपने डिजाइन्स असल में ट्रंप के जरिए कल्मिनेट होते हैं? क्या होता है ये आप बताइएगा जरा, आपके पास में जब आगे आऊंगा। रूसी शैडो फ्लीट एमटी सोफिया को लेकर सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। ट्रांसपॉन्डर बंद करके चुपचाप भागने की कोशिश में था यह जहाज। अमेरिकी एजेंसियों ने इंटरनेशनल वाटर्स में शिप को रोका। रूसी शैडो टैंकर एमटी सोफिया के चीन जाने का प्लान था। प्रतिबंधों के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है चीन। अब जरा ये भी इसको ये समझने की जरूरत है। विनय शुक्ला जी, आपके पास में आने वाला हूं ये जानने के लिए कि ये वेनेजुएला से क्या ओवरनाइट कनेक्शंस जो चाइना के और रशिया के थे वो कट कर लिए जाएं, ये चाहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, और वो क्या संभव भी है? जी हाँ, ओपनली तो यही कहा जा रहा है व्हाइट हाउस की तरफ से कि वेनेजुएला कट करे चीन, और उससे अभी रशिया ने दिसंबर में शायद वो वेनेजुएला का एक डिफेंस जो पैक्ट था एक, उस पर को रेटिफाई किया था। उसके अंदर था कि उसके करने से अपग्रेड करने से डिफेंस सिस्टम, और पर वो नहीं हो पाया। उससे पहले ही जो है राष्ट्रपति ट्रंप ने ये अपना जो ऑपरेशन शुरू कर दिया।
तो वैसे अब देखिए, एक यहाँ पर एक कहा जा रहा है एक बात कि रूस जो है के पास अपना ऑयल है, इसलिए उसको कोई वेनेजुएला के ऑयल नहीं है की जरूरत। नहीं, अब लेकिन ये इसके कहा जा बावजूद रहा है, ये जो पोस्चरिंग कह लीजिए इसको, ये जो अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, ये रशिया के स्वाभिमान पर एक तरीके से हमला तो है ना। अब इसको रशिया केवल देखेगा या आपको लगता है ये फ्लेयर कर सकता है? नहीं, ये मुझे लगता है कि ये जो वेनेजुएला का मामला है ज्यादा बहुत ना फैले, इसके लिए शायद दोनों पक्ष जो हैं कुछ यूक्रेन के संदर्भ में कुछ फैसला कर सकते हैं, जो डील कि रशिया कुछ वेनेजुएला से पीछे हट जाए और ये ट्रंप जो है वो यूक्रेन में अपना रवैया थोड़ा बदल ले। ये लगता है, ये मतलब अटकलबाजी लगाई जा रही है, पर वाकई में रूस ये कहता है कि इस टाइम रूस के पास ना शक्ति है ना साधन है कि वो वेनेजुएला में एक प्रोजेक्ट करने की अपना पावर, इसलिए बेटर है कि वो पीछे रहे। क्या ये इस तरीके से इसकी तर्जुमानी की जानी चाहिए? एक्चुअली ये भी समझा गया रशिया के बारे में, तो यूक्रेन से युद्ध के दौरान बीच में भी कई ऐसे पॉइंट्स आए जब समझा जा रहा था कि अब तो पूरी तरह चुक गए होंगे संसाधन रशिया के, और रशिया अब एक तरीके की फटीग और रिसोर्सेज की कमी का, डिप्लीशन का शिकार हो जाएगा। लेकिन उसके बाद रशिया ने दिखाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में जो लोग ऐसा समझ रहे थे वो गलत थे। क्या अमेरिका भी इस समय रशिया को उस हिसाब से गलत समझने की भूल कर रहा है? अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक में रूसी ऑयल टैंकर बेला 1 को किया जब्त, जिसके बारे में अभी बताया जा रहा था शुभदा जी की तरफ से। पहली बार अमेरिका का रूसी समुद्री संपत्ति पर सीधा कब्जा। अटलांटिक में 2 हफ्ते पीछा करने के बाद बेला 1 टैंकर पर कब्जा। अमेरिका ने टैंकर पर प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। टैंकर पर कब्जे के बाद अमेरिका रूस के बीच चरम पर यह टेंशन दिखाई दे रही है। अमेरिका और रूस के बीच में टेंशन, जबकि बीच में एक समझा जा रहा था कि शायद अमेरिका कदरन सॉफ्ट हो रहा है रशिया को लेकर, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रशिया और चाइना का गठजोड़ और मजबूत हो जाए, इसलिए वो फूट डालो राज करो की नीति के तहत थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है रशिया की तरफ, और चाइना को इस बहाने वो टैकल करने की। तो क्या अपनी ही पहले की हुई कोशिशों पर ट्रंप पानी फेर रहे हैं, या इस मामले में उनको इससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है? राजेश पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं चाइना से, उनका नजरिया लेता हूं। राजेश पुरोहित, आप कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नहीं, ये ट्रम्प हमेशा ही डिस्टरबेंसेस के लिए जाने जाते हैं, और इनका जो पहला टर्म था वो भी इसी तरीके से हुआ था, और जो अभी सेकंड टर्म वापस वो चुन के आए हैं, इसमें तो काफी उत्पात मचा दिया है। बहुत ही डिस्टरबेंस इन्होंने कॉज किया है। नहीं तो क्या ये डिस्टरबेंस इतना हो गया है सर कि इसमें रशिया या चाइना जैसी महाशक्तियां तलवारें खींच लें और फिर बाकी दुनिया की लामबंदी इन दोनों के पीछे होती चली जाए, या इतना फिर भी अभी नहीं हुआ है? देखिए, चाइना इस चीज को इग्नोर नहीं करेगा, काफी सीरियसली लेगा। ऑलरेडी उनका बयान आ भी चुका है। इसको चाइनीज तेल की चोरी कहा जा रहा है यहाँ पे। और ये सर, लेकिन अब देखिए, यहां पर तेल की चोरी कहा जा रहा है और चाइना इसको हैंड्स डाउन लेगा नहीं, तो सुन त्सू ने लिखा था आर्ट ऑफ वॉर और ट्रंप ने लिखा है आर्ट ऑफ डील। ये दोनों ही तरफ इस तरह के आर्ट की बड़ी बात होती है। तो एक बात मैं मेजर गौरव आर्य आपसे समझना चाहता हूं, जिस कंट्री में यह समझा गया है कि विन द वॉर ऑफ द बैटल विदाउट फायरिंग अ बुलेट, क्या वो नौबत आ जाएगी कि उनको भी सीधे सीधे आना पड़ेगा, या अमेरिका से पंगा फिर भी कोई नहीं लेगा इतने डिस्टर्बेंस के, ट्रंप की इतनी कारस्तानियों के बावजूद? नहीं दिनेश, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना के तरकश में बड़े तीर हैं। अगर किसी को यह गलतफहमी है कि चाइना अमेरिका की बाजू नहीं मोड़ सकता है विदाउट गोइंग टू वॉर, यह बहुत गलत है। पूरी की पूरी सप्लाई चेन चाइना के हाथ में है। अभी चाइना ने रिएक्शन शुरू नहीं करा है, चाइना वेट एंड वॉच कर रहा है। चाइना कहता है कि अभी भी हाल फिलहाल में ही जो हुआ है वेनेजुएला में हुआ है, वेट फॉर इट। चाइना वेट करेगा 10, 15, 20 दिन, देखेगा कि क्या होता है। लेकिन जिस दिन, आपको पता है हाल फिलहाल में चाइना ने जब रेयर अर्थ रोक दिया था, मैग्नेट रोक दिए थे, इनकी चीखें निकल गई थी, इनकी चीखें निकल गई थी। तो देखिए, अमेरिका में प्रोडक्शन होता नहीं है, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर है। अभी अभी हाल फिलहाल में एलोन मस्क का जो आया है, मतलब एलोन मस्क का बयान आया है कि हमसे ईवीज में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में चाइना बहुत आगे निकल गया है, और चाइना में ऐसी कंपनीज है जिन्होंने टेस्ला को पछाड़ दिया है। उसी प्रकार से हर एक चीज जो हो रही है वो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रही है। सप्लाई चेन चाइना की मुट्ठी में है। यूएस, देखिए
मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेगा किसी भी सूरत में, और चाइना करता नहीं है। 79 के बाद चाइना ने लड़ाई नहीं लड़ी है, वियतनाम में आखिरी लड़ाई लड़ी थी। चाइना बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालता, चाइना फौजें डिप्लॉय नहीं करता, लेकिन चाइना की मार दिखती नहीं है, चाइना की लाठी में आवाज नहीं है, दर्द बहुत होता है चाइना की लाठी से। चाइना की लाठी से दर्द बहुत होता है, तो क्या ट्रंप को भी ये चाबुक के दर्द महसूस हो सकता है आने वाले दिनों में? पूर्णिमा नाथ जी के पास जाएंगे तो समझेंगे इस बात का कितना एप्रीहेंशन खुद अमेरिका के भीतर है। और ये जो इंपीचमेंट वाली बात है, ये मिड टर्म, ये डेमोक्रेट्स का मजबूत होना उस दौरान और इंपीचमेंट की बातें, इसमें असल में कितना सब्सटेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन समंदर में अमेरिका वर्सेस रूस महायुद्ध का कई लोग समझ रहे हैं कि काउंटडाउन एक तरीके से शुरू हो गया है। बेशक इसको यह समझा जा रहा है कि कहीं कोई डील, तुम वहां पीछे हटो हम यहां से पीछे हटते हैं, इस तरह का शायद वेनेजुएला के मामले में और यूक्रेन के मामले में शायद कुछ हो अमेरिका और रशिया के बीच में। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि असल में यह शुरू हो गया, समझ लीजिए। यहां से ये इस तरीके की चिंगारी है कि कभी भी बड़ी आग में बदल सकती है। अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक में रूसी झंडे वाले तेल टैंकर मैरिनर को जब्त किया। ये समंदर में जो चल रहा है, आप देखिए चाइना क्या कह रहा है। चाइना कह रहा है जिसके लिए हमने ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट किया हुआ है, वो तेल तुम कैसे ले सकते हो। और इधर अभी मेजर गौरव आर्य ने आपको ये बताया, अमेरिका कह रहा है अब अनिश्चित काल के लिए वेनेजुएला का तेल हमारा। वेनेजुएला से तेल ले जा रहा था ये रूस का टैंकर, और उस समय ये बताने के लिए कि अब यहां का दादा कौन, वेनेजुएला के आसपास अक्खे समंदर का दादा कौन, ये बताने के लिए अमेरिका ने किया। ट्रैकिंग से बचने के लिए बेला वन ने नाम बदलकर मैरिनर रखा। और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि चुपचाप ये अपने काम को करने के बाद यहां इन वाटर से निकलने की कोशिश में था जब इसको पकड़ा गया। अमेरिका ने बेला वन को 2 हफ्ते तक पीछा करने के बाद पकड़ा, यह बात भी सार्वजनिक की गई है। रूसी नेवी बेला वन को बचाने पहुंची, लेकिन उस दौरान तब तक देर हो चुकी थी और फिर रूस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है। कहा गया है कि मैरीटाइम लॉज की एक तरीके से धज्जियां उड़ाने वाली बात है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन और कई देश अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसका ये जहाज है सिर्फ उसको बुरा लग रहा है, जाहिर है उसके साथ खड़ी एक दूसरी महाशक्ति को भी ये लग रहा है। रशिया, चाइना ज्वाइंटली ये महसूस कर रहे हैं कि ये जो किया जा रहा है ये केवल दादागिरी है और ये दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 500% टैरिफ की बात की जा रही है, किसी को कुछ समझा नहीं जा रहा है, चुने हुए लीडर्स को अबडक्ट करके ले जाया जा रहा है। तो होगा जब होगा इंपीचमेंट, तब तक तो ट्रंप के पास वक्त बहुत है। नमस्ते दिनेश जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। पहले तो मैं ये बताऊंगी, मेरे वेबसाइट में मैंने फ्रंट लैंडिंग पेज में कोट लिख के रखी थी। ये था, डोंट लुक फॉर सक्सेस एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स मिजरी विथ अ स्क्यूड डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। मुझे लगता है ये कोट मैंने शायद ट्रंप साहब के लिए लिखा था कभी। तो ये सच होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली द अटेंशन इज मिड टर्म इन नवंबर 2026 और 2026 में इतना उथल पुथल होगा। And that's exactly the quote is saying. ये ट्रंप ने इकोनॉमी में फोकस करेंगे, पैसा इधर लाएंगे, लेकिन बाकी जो वर्ल्ड की बाकी जो कंट्रीज है ना, सफ़र बहुत करेंगे। इसको सक्सेस कहेंगे आप, और अमेरिका का जो हेरिटेज है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड का हेरिटेज है, लूट करना या तो ऑक्युपाई करना या तो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना या तो कंट्रोल करना, वो जो हेरिटेज है उनके साथ रह के बाकी को दुख देके अपने को रिच बनाना, ये उनका हेरिटेज रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन 2026। अब रही बात मार्को रूबियो की, गौरव साहब बोल रहे थे पता नहीं क्यों क्यूबा को वो इतना नफरत करते। मैं आपको बताऊं, उनके जो एंसेस्टर है वो एक्चुअली कम्युनिज्म से पहले आए थे क्यूबा से। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स ही यूज्ड दैट, एंड कम्युनिज्म को यूज करके उन्होंने आज सेनेटर बना था यहाँ पे। तो ये झूठ के जो फाउंडेशन है उसके ऊपर उन्होंने पॉलिटिक्स किया है। तो अब ऑब्वियसली अमेरिका इज एंटी रशिया, एंटी कम्युनिज्म, तो उसको पॉलिटिकली बहुत यूज करा गया। दिस इज वन ऑफ द रीजन वो अपने जो जहाँ से आए, जो उनका रूट है, उसको कोसता रहा। तो अमेरिका का एक हेरिटेज रहा है। जैसे मैं इंडियन बॉर्न इन अमेरिकन सिटीजन हूँ आज, लेकिन उनके हिसाब से जब तक मैं हिंदू से क्रिश्चियन ना बनूं और इंडिया को ट्रैश करती ना रहूं, तब तक मैं अमेरिकन बन ही नहीं सकती।
और ऊपर से मैं ब्राउन स्किन तो हूँ, लेकिन तो कभी कभी का इंडिया की अच्छा ही बोल दिया तो मैं तो गई, मेरा तो मतलब मैं कभी अमेरिकन बन ही नहीं सकती। तो यही जो एजेंडा है, आप खालिस्तान लीजिए, कोई भी कंट्री की आप एक ग्रुप ले लीजिए, अमेरिका हेरिटेज यही था, वहाँ से आते हैं, यहाँ पे वो टेररिस्ट ग्रुप बना के उस कंट्री पे अटैक करवाते। तो अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन मार्को रूबियोज एक्चुअली हेरिटेज। अब ग्राहम की बात बोले, ही इज ए वॉर हॉक, वो उन्होंने ग्राउंड कॉम्बैट में तो कभी काम नहीं किया, लेकिन वो लॉ के बाद उन्होंने प्रोसिक्यूटर और डिफेंस अटॉर्नी भी रहा है और एक्चुअली एयरफोर्स में काम किया है। और क्या एक्चुअली ये दोनों ही लोग बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं इस समय? क्या मार्को रूबियो, लिंडसे ग्राहम, क्या यही चला रहे हैं एक तरीके से ट्रंप को? नहीं, और स्टीफन मिलर का भूल गए हो आप, रस वॉट को भूल गए हो, वो प्रोजेक्ट 2025 तो क्या ये समझा जाए, क्या ये समझा जाए, और इसके लिए शुभदा जी आपके पास आऊंगा तो आगे समझूंगा, क्या पहले ये समझा जाता था कि असल में डीप स्टेट वहां का जो है उसका कुछ इंफ्लुएंस वहां के प्रेसिडेंट्स पर होता है? क्या इस बार ऐसा हो गया है कि वहां के डीप स्टेट को ही अपना एक फेस मिल गया है कंप्लीटली ट्रंप के तौर पर? क्या कई लोग जब ऐसा कहते हैं तो सही कहते हैं। ब्रिटिश फोर्स ने टैंकर रोकने में अमेरिका की मदद की। अगली खबर देखिए, ब्रिटिश फोर्स की मदद से रूसी टैंकर मारिनेरा पर कब्जा। ब्रिटेन ने अमेरिका को दी इंटेल और लॉजिस्टिक मदद। ब्रिटिश फोर्सेस ने पेशेवर तरीके से बेला वन रोकने में दिया योगदान। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन को बताया सफल। मुझको लग रहा है मेजर गौरव आर्य, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका का गुस्सा यूनाइटेड किंगडम पर निकल जाए रशिया का। नहीं, देखिए ऐसा है कि उनको यह पता है कि यहां पे प्रेशर डालेंगे तो वहां पे चीख निकलेगी, ये बात तो तय है। और ये सारे के सारे एक साथ ही थे। मैं आपको बताता हूं दिनेश भाई, ये जब भी आप देखिए इराक वॉर की बात हुई, अफगानिस्तान की हुई, तो ये साथ साथ चले हैं, चाहे कनाडा, चाहे यूके, चाहे और कंट्रीज। और अब देखिए ये चीज फ्रैक्चर कहां पे होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये चीज फ्रैक्चर कहां पे होती है? आपने यूके का नाम लिया, ये फ्रैक्चर यहां पे होती है कि सब ये नेटो के हिस्से हैं। अब ट्रंप कह रहा है कि मैं ग्रीनलैंड पे चढ़ दौड़ूंगा। अच्छा, ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क इज वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ नेटो। तो आर्टिकल 5 नेटो का क्या कहता है? आर्टिकल 5 ये कहता है नेटो का कि नेटो के एक सदस्य पे हमला यानी कि सब पे हमला, ये बेसिक वायलेशन ऑफ नेटो है। और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने यही बात बोली है, द लेडी सेड द सेम थिंग कि भाई देन से गुड बाय टू नेटो। आप ये कह रहे हैं कि क्या यूएस के ऊपर प्रेशर डालने के लिए क्या यूके 100%? ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। तो ये समंदर में रूस और अमेरिका के बीच जंग का काउंटडाउन एक तरीके से माना जा रहा है। अमेरिकी शिप पर रूस ने टॉर्पीडो को किया लॉक। रूस के सांसद एलेक्सी जुरावल्योव की अमेरिका को वार्निंग। आंद्रेई गुरयल्लोव ने परमाणु जवाब तक के संकेत दिए। अमेरिकी कार्रवाई को रूस ने बताया समुद्री डकैती। परमाणु कार्रवाई तक की बात पहुंच जाना मतलब यह बताता है कि रशिया भी इसको कितनी गंभीरता के साथ ले रहा है। और अगली खबर देखिए, कैरेबियन के बाद अटलांटिक रीजन में रूस अमेरिका आमने सामने। नॉर्थ अटलांटिक में अमेरिका ने भेजा सबमरीन हंटर। रूस के ऑयल टैंकर पर यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री विमान की निगाहें। P-8A पोसाइडन की अटलांटिक में पेट्रोलिंग। अमेरिकी KC-135 एयर टैंकर ने भी भरी उड़ान। ये सब जो संकेत हैं, ये तमाम जगहों पर घटने वाली ये छोटी छोटी घटनाएं ये बता रही हैं कि दुनिया के लिए आने वाले दिनों में क्या इशारे हैं। अब अमेरिकी वॉर मिनिस्टर पीट हेग्सेथ का बयान देखिए। वेनेजुएला के तेल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगेगा। दुनिया में कहीं नहीं जाएगा वेनेजुएला का तेल सिवाय अमेरिका के। वेनेजुएला से कोई व्यापार नहीं होगा, पीट हेग्सेथ ने कहा। वैध व्यापार वही जिसे यूनाइटेड स्टेट्स इजाजत देगा। शैडो फ्लीट ऑयल टैंकर्स पर यूनाइटेड स्टेट्स का एक्शन, ये भी जरा देख लीजिए। अब ये इस तरह के हालात में क्या पूरी दुनिया, खास तौर से वो जो महाशक्ति बनने में अमेरिका के साथ कॉम्पीट कर रही है ताकतें, जिसमें से खास तौर से रशिया और चाइना का नाम ले लीजिए, क्या उनको ये सिर्फ होते देखना गवारा होगा? और अगर नहीं होगा तो वो इस समय क्या कर पाने की स्थिति में होंगे? राजेश पुरोहित जी, आप क्या देखते हैं? क्या सप्लाई चेन वाली एक तरीके से नर्व जो है उसी को हिट किया जाएगा, या इसके अलावा भी कोई विकल्प आप देखते हैं जिसको चाइना आजमा सकता है अमेरिका के खिलाफ? नहीं, चाइना के पास काफी विकल्प है भैया। काउंटर टेरिफ तो चाइना 100% लगाएगा। उसके अलावा भी और भी कुछ ना कुछ कार्रवाई अमेरिका के ऊपर बिल्कुल करेगा। ये जो एक तरीके से वर्ल्ड का डिक्टेटर बनने की कोशिश ट्रम्प जो कर रहा है, वो काफी उथल पुथल लाने वाली चीजें हैं। काफी डिस्टर्बेंसेस आएंगे। हर रीजन डिस्टर्ब है आज की तारीख में।
एशिया से लेके अटलांटिक तक, ग्रीनलैंड तक, हर चीज हर जगह डिस्टरबेंस कर रखा है इन्होंने। तो चाइना इसका जवाब देगा, बिल्कुल देगा। चाइना इसका जवाब देगा। यह भी संभव है कि काउंटर टैरिफ लगाया जाए। और ये सप्लाई चेन वाला जिसका जिक्र अभी गौरव आर्य कर रहे थे, वो तो खैर वो जिस दिन उसने वो नर दवाई बिलबिला जाएंगे लोग। लेकिन भारत और चीन पर 500% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। काउंटर टैरिफ किस तरह का होगा? 500% का टैरिफ भारत और चीन पर 500% टैरिफ लगा सकता है यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका में रूस प्रतिबंध बिल को मंजूरी। अगले हफ्ते यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट में पेश होगा यह बिल। तो मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है कि आप किसके साथ व्यापार करेंगे, कितना व्यापार करेंगे, किससे क्या खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। आपके घर में राष्ट्राध्यक्ष कैसा होगा, उसको किसको आप चुनेंगे, नहीं चुनेंगे। अगर उसको नहीं चुना जिसको हमने बताया, हम उसको उठाकर ले जाएंगे। तो किस बात की, काय बात की सॉवरेनिटी है फिर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि फिर सॉवरेनिटी मुल्कों की कहां और कितनी शुभदा जी? देखिए दिनेश जी, चाइना ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। आज ही न्यूज आ गया कि चाइना के हैकर्स ने यूएस के कांग्रेस के, आर्मी के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की ईमेल हैक कर दिए हैं। पहला बात ये। दूसरा, अमेरिकन कंपनीज को कम से कम 40 से 50 बिलियन यूएस डॉलर्स अभी इन्वेस्टमेंट लगेगा वेनेजुएला में। उनको लगेगा, दे आर टेकिंग इट एज अ रिस्क फैक्टर, क्योंकि इतना आसान नहीं है प्री सैंक्शन लेवल पे। ऊपर से फिर अमेरिका के शेल ऑयल का क्या होगा? अमेरिका ने तो वेनेजुएला के नाम पे एक हैंड ग्रेनेड उठा लिया है। तीसरी बात है, वेनेजुएला को क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि देखिए, इंडिया अभी ब्रिक्स का चेयरपर्सनशिप है इंडिया का, और वेनेजुएला नॉन डॉलर करेंसी में ट्रेड कर रहा था। तो वो डी डॉलराइजेशन के खिलाफ भी एक मूव था। जैसे गौरव आर्य जी ने बोला, वेनेजुएला के पास ब्लू गोल्ड भी है जिससे ईवीज बनते हैं, स्पोन्स बनते हैं, उसको भी लिया गया है। जेपी मॉर्गन को बचाने के लिए सिल्वर, क्योंकि प्राइस हाइक बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए भी हुआ है। जहां तक आपने पहला सवाल पूछा था कि इनको ये पूरा लिंडसे ग्राहम या मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ तो 10 साल तक होस्ट थे फॉक्स एंड फ्रेंड्स के, वो कहां से वॉर वेटरन रहे? 10 साल तक होस्ट थे, वहां उनकी दोस्ती ट्रंप के साथ हुई है। ट्रंप, मिच मैकॉनल, मार्को रूबियो, स्कॉट वॉकर, जॉन कशीच, जॉन मैकेन, इन सबको 7.35 मिलियन यूएस डॉलर्स यूक्रेनियन बॉर्न ओलिगार्क ने दिया था। और यूक्रेन में जो भी हो रहा है वो ब्लैक रॉक की कॉन्स्पिरेसी है, इसलिए हो रहा है। ये आम जनता और खासकर इंडिया को इसमें बीच में लाना, ये ट्रंप अपना ईगो बूस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया पे प्रभाव पड़ेगा। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो मॉरल ऑर्डर या वर्ल्ड ऑर्डर बना था, ये पूरा का पूरा मॉरली बैंकरप्ट है। उनकी इस हरकत की वजह से एक तरीके का काउंटर अलाइनमेंट होने लगा है क्या मैम? सिर्फ इतना नहीं कर रहे हैं, वो राष्ट्राध्यक्षों का उपहास उड़ा रहे हैं। मैक्रों का किस तरीके से उन्होंने उपहास उड़ाया वो पूरी दुनिया ने देखा। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे क्या कहा होगा, उसको कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? मतलब हद होती है किसी चीज को फैब्रिकेट करने के, और फैब्रिकेट करके यूं सार्वजनिक तौर पर। इससे पहले कब राष्ट्राध्यक्षों ने आपस में होने वाली बात और दूसरा बात में अपने आप को महान और सामने वाले को डिमीन करने का तरीका ये जो है, क्या एक काउंटर अलाइनमेंट शुरू हो गया है? अगर हो गया है तो अमेरिका के खिलाफ ये कितना बड़ा काउंटर वेट होगा या नहीं होगा? अब जरा यह खबर देखिए, अमेरिका का रूस प्रतिबंध बिल 2025। मकसद क्या है इसका? रूस पर युद्ध रोकने का दबाव डालना मकसद है, लेकिन असल में जो मकसद दिखाया जाता है अमेरिका की तरफ से, कभी वो मकसद होता नहीं। रुखे नजर का उनकी निगाहों से वास्ता, तो आज तलक उसने पलक ही नहीं खोली। ये जो शेर है ये पूरा लागू होता है अमेरिका पर। प्रावधान क्या है? रूस से तेल, गैस, यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाया जाए। असर क्या है? भारत, चीन, ब्राजील पर इसका असर होगा। खतरा वैश्विक तनाव के तौर पर सामने आ सकता है। वैश्विक व्यापार तनाव होगा, तेल की कीमतों में उछाल होगा। मैसेजिंग यह है कि जो रूस से कारोबार करेगा वो अमेरिका से टकराएगा, और जो अमेरिका से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि कई बार ओवर स्मार्टनेस जो होती है, अति सर्वत्र वर्जयेत। क्या इस मामले में मेजर गौरव आर्य, अमेरिका जो कर रहा है वो अति तक पहुंच गया है या अभी अति होना बाकी है? देखिए दिनेश भाई, मैं तो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हूं, और कंफ्यूज इस तरीके से हूं क्योंकि जब एंकरेज में इनकी मीटिंग हुई थी ट्रंप और पुतिन की, तो वहां पे पुतिन ने बोला था कि जब आप बने राष्ट्रपति तो 20% ट्रेड इंक्रीज हो गई हमारी और आपकी। दूसरी चीज, सबसे बड़ा खरीदार यूरेनियम फ्यूल का कौन है? रशिया का, अमेरिका। ट्रंप खरीदता है उनसे। तीसरी चीज, आज की तारीख में भी यूरोपियन नेशंस अपनी एनर्जी कहां से लेते हैं? रशिया से। तो साइन तो कर दिया ट्रंप ने, क्या ट्रंप अपने ऊपर लगाएगा 500% टैरिफ?
आप देखिए ना, इसमें फेयर प्ले वाली बात है नहीं। अमेरिका buys uranium from Russia as fuel. Europe buys gas from Russia as fuel. India buys oil from Russia as fuel. अच्छा, as fuel, as energy तीनों खरीद रहे हैं, लेकिन 500% का टैरिफ सिर्फ इंडिया को धमकी दी गई है और चाइना को धमकी दी गई है। अरे भाई, साफ सीधी बात है, मैं तो कह रहा हूं टैरिफ लगाओ, 500% लगाओ, जो खरीदता है उसके ऊपर लगाओ। यहां पे वो ये नहीं कह रहा कि जो खरीदता है उसके ऊपर लगाएंगे, यहां पे ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि मैं खरीदता रहूंगा रशिया से, तुम नहीं खरीदोगे, मैं खरीद सकता हूं, तुम नहीं खरीदोगे, और मेरे बाकी जो गोरे दोस्त हैं यूरोप में वो खरीदते रहेंगे। यूरोप कह रहा है 2027 से पहले हमसे बात मत करना, 2027 तक हम लोग खरीदते रहेंगे गैस, उसके बाद सोचेंगे। तो हमारे लिए माफ, तुमने अगर ऐसा किया तो तुम साफ। और ईरान में बिगड़ते हालात के बीच बंकर में खामेनेई, अब जरा इधर देख लीजिए, खामेनेई को टारगेट कर सकते हैं प्रदर्शनकारी, रिपोर्ट ऐसा कह रही है। ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट में बड़ा दावा है, मादुरो के अपहरण के बाद दिखे थे खामेनेई पर हमले की आशंका है ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक। अगली खबर देखिए, ईरान और अमेरिका में तनाव चरम पर पहुंचता जा रहा है। ईरान अमेरिका में कोई बातचीत नहीं, ईरान के विदेश मंत्री की अमेरिका को चेतावनी, मौजूदा हालात में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। ट्रंप की चाहत, क्या चाह रहे हैं ट्रंप? अभी मेजर गौरव आर्य तो बता ही रहे हैं कि हमारा तो सब, हमारे लिए सब कुछ सही, हम जो करते रहेंगे वो सब कुछ सही, हमारी जरूरतें, हमको जरूरत से ज्यादा चाहिए वो भी सही, लेकिन दुनिया को हम उतना भी नहीं करने देंगे जो बेयर मिनिमम करना जरूरी हो शायद उनके लिए, अपने अस्तित्व के लिए। अब जरा देखिए चाहत क्या है। अमेरिका फर्स्ट, दुनिया का चाहे जो हो, सिर्फ अमेरिका तरक्की करे ये चाहा जा रहा है। टैरिफ पावर, व्यापार को हथियार बनाकर देशों पर दबाव डाला जाए। मैन्युफैक्चरिंग वापसी, फैक्ट्रियां अमेरिका लौटे, नौकरियां घर आए, बाकी दुनिया जाहिर है जो होना है हो, उसकी चिंता नहीं। डील मेकर अप्रोच, नियम नहीं सौदेबाजी, दबाव डालो मनवाओ, इसीलिए आर्ट ऑफ डील, हालांकि उसका भी घोस्ट राइटर कोई और था, नाम इन्होंने अपना छपवा लिया था। अस्थिरता भी हथियार, दुनिया जितनी असहज, ट्रंप उतने ताकतवर होंगे। असल में अमेरिका के लिए लागू रहा है कि जितना घाव होता है उतनी ही इनकी मरहमें बिकती हैं। घेराबंदी, भारत और चीन की तरक्की से जलन, लिहाजा दुनिया का दादा हम ही बने रहें, कोई मल्टीपोलर वर्ल्ड ना बनने पाए, एक ही पोल रहे ताकत का और वो रहे हम, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब जरा यहां पर देखिए, वेनेजुएला मामले में ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी सीनेट में होगी वोटिंग। कई अमेरिकी सांसदों ने रखा प्रस्ताव, संसद की अनुमति के बगैर ट्रंप का वेनेजुएला में कार्रवाई करना गलत। वेनेजुएला मामले में ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में राजनीतिक विरोध तेज। खबर क्या है इसमें जरा देखिए बहुत जल्दी से। वेनेजुएला एक्शन को लेकर अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ नाराजगी दिखाई दे रही है। कुछ सीनेटर्स में एक वॉर पावर का प्रस्ताव रखा है संसद में वेनेजुएला मामले में ट्रंप के खिलाफ वोटिंग, और प्रस्ताव में वेनेजुएला एक्शन से ट्रंप को कानून के दायरे में लाया जाना इसका मकसद है। वोटिंग इसलिए क्योंकि डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन सेनेटर का मानना है कि राष्ट्रपति एक तरफा सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते। मतभेद क्यों है कि ट्रंप ने संसद की अनुमति के बगैर वेनेजुएला में कार्रवाई की, ये वो कर नहीं सकते थे, और यहां तक कह दिया गया, आर्मी को यह कह दिया गया है कि इस तरह के ऑर्डर्स मत मानो जिसमें संसद की स्वीकृति नहीं है, वरना आने वाले दिनों में ट्रंप के बाद तुम पर मुकदमा चलेगा। इस तरह की बातों का ट्रंप की सेहत पर कोई असर पड़ता है क्या? मेजर गौरव है, 30 सेकंड। नहीं साहब, उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज अ डेस्परेट मैन, सब कुछ वो हार चुका है। जो उसने बड़े बड़े वादे करे थे, 24 घंटे के अंदर लड़ाई खत्म कर दूंगा, कुछ नहीं हुआ। ट्रंप इज लुकिंग फॉर अ बिग विन बिफोर द मिड टर्म इलेक्शंस। मिड टर्म इलेक्शंस के पहले एक बहुत बड़ी जीत का ख्वाब ट्रंप का, लेकिन यह ख्वाब असल में उनके लिए नाइटमेयर साबित होगा क्या?